हे, इट्स सुलिन एंड आप लोग देख रहे हैं लिन नॉवेल एक्सप्लेन। अपनी सबसे प्यारी लड़की को बचाने के लिए मैंने उस वक्त उसे धोखा दिया जब वह मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। हर कोई मुझे पत्थर दिल और घटिया इंसान कह रहा था, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उसे छोड़कर एक शपथ लेने वाले का रास्ता चुना। 3 साल बाद अपनी शपथ पूरी करने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वह माफ़ी मांगना नहीं बल्कि फ्यूनरल सर्विस सेंटर जाना था। इन 3 सालों की कड़ी शपथ के कारण मेरे अंग बुरी तरह फेल हो चुके थे और अब मेरे पास सिर्फ 1 महीने की जिंदगी बची थी। मैं नहीं चाहता था कि जब उसे मेरे उस धोखे के असली नाटक का सच पता चले तो वह पूरी जिंदगी पछतावे और खुद को कोसने बिताए। इसलिए मैं इस राज को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए उससे दूर जाना चाहता था। फ्यूनरल सर्विस के कर्मचारी ने कहा, मिस्टर लिन, आपके द्वारा चुने गए फ्यूनरल पैकेज का कुल खर्च 86,000 रुपए है। मैंने अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड की तरफ देखा, उसमें सिर्फ 50,000 रुपए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पसंद की मौत चुनना भी मेरे लिए इतनी बड़ी लग्जरी होगी। मैंने कहा, फिलहाल मेरे पास 50,000 ही हैं, क्या बाकी के पैसे कुछ दिन बाद दिए जा सकते हैं? उसने जवाब दिया, मिस्टर लिन, आप 1 महीने के भीतर बाकी रकम जमा कर सकते हैं। 1 महीने में 36,000 रुपए कमाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन एक रास्ता था जिसे आजमाया जा सकता था। उस रात मैं राजधानी के सबसे बड़े ज्वेलरी बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर पहुंचा। इनविटेशन कार्ड न होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे गेट पर ही रोक दिया। मैं पूरे 3 घंटे तक बाहर खड़ा रहा, तब जाकर अंदर के लोग बाहर निकलना शुरू हुए। तभी लियू रेयान और गु यानचेन बाहर निकले। गु यानचेन बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी उसके पास खड़ा एक रईसजादा उसकी तारीफ करते हुए बोला, चेन, लियू जोंग का तुम पर बहुत ज्यादा प्यार है। तभी तो 8 करोड़ की घड़ी उन्होंने पलक झपकते ही खरीद ली। रुयान ने कहा था कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, इसलिए मुझे सब कुछ सबसे बेहतरीन चाहिए। यह तुम्हारे लिए उनका कभी न तलाक लेने का वादा है। जैसे ही वे दोनों काली लग्जरी लिंकन कार में बैठने ही वाले थे, मैंने चिल्लाकर लियू रुयान को रोक लिया। मेरी आवाज सुनकर रुयान पीछे मुड़ी और मुझे देखते ही उसकी आंखों में कई तरह के भाव आए जो आखिर में गहरी नफरत में बदल गए। मैं उसके पास गया और अपनी कलाई से एक सीपियों वाला ब्रेसलेट उतार लिया। लियू रुयान, अब मैं इस ब्रेसलेट के बदले तुमसे 36,000 रुपए लेना चाहता हूँ। यह ब्रेसलेट तब का है जब हम रिलेशनशिप की शुरुआत में समुद्र किनारे घूमने गए थे। तब रुयान ने खुद सीपियां चुनकर मेरे लिए बनाया था। उसने कहा था, लिन बेई, मुझ पर यकीन रखो, भविष्य में तुम इसका इस्तेमाल करके मुझसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मांग सकते हो। लियू रुयान ने मेरे हाथ से ब्रेसलेट छीन लिया। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे वह मुझे जिंदा निगल जाएगी। लिन बेई, 3 साल बाद तुम मुझे सिर्फ पैसों के लिए ढूंढ रहे हो। मैंने कहा, अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो रहने दो। वैसे भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस मरने से पहले एक बार उसे आखिरी बार देखना चाहता था और उसकी सूरत को हमेशा के लिए यादों में बसा लेना चाहता था। यह कहते ही मैंने हाथ बढ़ाकर ब्रेसलेट वापस लेना चाहा। लिन बेई, लियू रुयान ने हाथ से बने पर्दे को सीधे जमीन पर फेंक दिया। पास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या यही वो घटिया इंसान है जिसने लियू रुयान को छोड़ दिया था? हाँ, सुना है। उस वक्त लियू रुयान अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। तभी उसे अचानक हार्ट फेलियर हो गया और जीवित रहने के लिए उसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। जैसे ही उसे पता चला, वो लियू को छोड़कर किसी अमीर लड़की के पैसे पर पलने के लिए विदेश भाग गया। अब शायद उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा होगा, इसीलिए इतनी बेशर्मी से वापस आ गया है। वाकई इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। अगर मैं लियू की जगह होता तो इसे जिंदा नहीं छोड़ता। लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, वह वाकई में बहुत ढीठ है। सब लोग जो कह रहे थे वो केवल एक पहलू था। किसी को यह नहीं पता था कि इन सब बातों के पीछे की सच्चाई क्या है। उस समय लियू रुयान को हार्ट की सख्त जरूरत थी। मैंने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका हार्ट लियू से मैच कर रहा था। वह व्यक्ति एक कोमा में पड़ा हुआ मरीज था। उसके पिता एक दवा शोध के दीवाने थे। उन्होंने हार्ट डोनेट करने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी थी कि मुझे उनकी नई विकसित की गई स्पेशल दवा का परीक्षण करने वाला बनना होगा। मैं जानता था कि लियू रुयान कभी भी मुझे उस दवा का परीक्षण करने की अनुमति नहीं देगी। इसीलिए मैंने एक नाटक रचा और उसे धोखा देकर छोड़ने का झूठा दिखावा किया। तभी मेरी छाती में तेज दर्द उठा, मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने अपने दांतों को जोर से भींच लिया ताकि मेरे मुंह से दर्द की एक आह भी न निकले। मैं जमीन पर झुक गया और टूटे हुए पर्दे के टुकड़ों को एक एक करके उठाकर अपनी जेब में रखने लगा, वहां से जाने की तैयारी में। तभी एक अमीर महिला जो बेहद महंगे कपड़ों में थी मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसने से अपने हाथ में पैसों की एक गड्डी पकड़ी हुई थी और बोली, सुना है उस वक्त तुम सिर्फ 10,000 के लिए किसी के भी साथ जाने को तैयार हो गए थे। यानशी, अब यहाँ 10,000 रुपए हैं। तुम अपने कपड़े उतार कर सबको दिखाओ कि तुम्हारा शरीर कितना बेशर्म है। मुझे देर करते देख किसी ने फिर से 10,000 रुपए मुझ पर फेंक दिए। अगर पैसे कम हैं तो मैं 10,000 और बढ़ा देता हूँ। इसे उतारो, 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 उतारो। मेरे चेहरे पर गर्मी महसूस हो रही थी और आंखों में आंसू उमड़ आए थे। मैं वहां से निकलना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। रुयान, चलो यहां से चलते हैं। ऐसा आदमी एक नजर देखने के भी काबिल नहीं है।
लियू रुयान और गो यानचेन जैसे ही कार में बैठने वाले थे, तभी वहां मौजूद किसी ने अचानक मेरे कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। एक बेशर्म इंसान अब नखरे क्यों दिखा रहा है? इसे पूरा नंगा करके सबको दिखाओ। जमीन पर बैठकर खुद को कसकर जकड़े हुए था, लेकिन मेरे कपड़े फट चुके थे और मेरा शरीर बाहर दिख रहा था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। तुम सब यहां से दफा हो जाओ। लियू रुयान की एक दहाड़ ने भीड़ को तितर बितर कर दिया और उसके तुरंत बाद गर्माहट से भरा एक कोट मेरे ऊपर डाल दिया गया। लिन बेई, बाई निंग बिंग कहाँ है? तुमने जब मुझे छोड़कर उसके साथ विदेश जाने का फैसला किया था, तो क्या उसने तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया? उसने जी भर के खेलने के बाद मुझे लात मार दी। वैसे भी मैंने शुरुआत में उसके पैसों के लिए ही उसका साथ दिया था, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। क्या एक एक रात गुजारने के बाद तुम्हें कभी मेरी याद आती है? लियू जोंग, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? क्या तुम्हें पैसों की इतनी ही किल्लत है? उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से 1 लाख रुपए मंगवाए और मुझ पर फेंक दिए। नोटों के पैकेट का नुकीला कोना मेरे गाल पर लगा और उससे खून निकल आया। उसने कहा, महीने भर की सर्विस है तो डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए। आज से तुम मेरे नौकर हो। इस 1 महीने तक मैं तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद करूंगी। यह कहकर लियू रुयान गो यानचेंग को साथ लेकर अपनी कार में बैठकर चली गई। मैं धीरे धीरे जमीन पर गिरे हुए 1 लाख रुपए उठाने लगा और खुद पर हंसते हुए बोला, मेरी किस्मत वाकई अच्छी है। सिर्फ एक दिन में मैंने अपनी कब्र के पैसे कमा लिए। इसके बाद मैं वो पैसे लेकर फ्यूनरल सेंटर गया और भुगतान करने के बाद टैक्सी लेकर उस पते पर पहुंचा जो लियू रुयान ने दिया था। जैसे ही मैं चुनशान लेक विला पहुंचा, हाउसकीपर ने मुझे एक नौकर की वर्दी थमा दी। उसने कहा, जल्दी पहनो। लियू जोंग ने कहा है कि आज रात तुम्हें उनके कमरे के बाहर पहरा देना है। मैंने कपड़े बदले और दूसरी मंजिल पर बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। मैं अभी उसके करीब पहुंचा ही था कि अंदर से आने वाली आवाजों ने मुझे सन्न कर दिया। वे आवाजें जैसे अदृश्य तलवारें कर मेरे दिल को एक एक करके चीर रही थी। मैं डरकर और घबराकर वहां से भागना ही चाहता था कि तभी अचानक दरवाजा खुल गया। लियू रुरियान नाइट गाउन पहने हुए बाहर आई। उसकी गर्दन पर पड़े गहरे किस मार्क्स बहुत कुछ बयां कर रहे थे। उसने अपनी थी नजरें मुझ पर टिका साधी और तंज कसते हुए पूछा, बाहर खड़े होकर दूसरों की निजी बातें सुनने का स्वाद कैसा है? मैं जानता था कि लियू रुरियान ये सब मुझे उस समय के धोखे का बदला लेने के लिए कर रही है जो मैंने कभी उसके साथ किया था, लेकिन मैं इस स्थिति में अपनी कोई भी कमजोरी नहीं दिखा सकता था। गुओ जोंग, यह सुनकर कुछ, लियू साहब ने इतना पैसा खर्च किया है तो मुझे उन्हें खुद ट्रेनिंग देने में बहुत खुशी होगी। सच में तुम कितनी बेशर्म हो। क्या सिर्फ पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो? यह तो स्वाभाविक है, भला पैसे को मना कौन करता है? तुम जैसे मर्दों को छूना भी मुझे गंदगी जैसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जानवरों को तुम्हारी गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अभी भी लियू रुयान की बात का मतलब समझ नहीं आया था कि तभी उसने ठंडी आवाज में हुक्म दिया, इसे पीछे के आंगन में ले जाओ और साइबर के साथ बंद कर दो। फौरन 2 नौकर आगे बढ़े और मुझे घसीटते हुए पिछले आंगन की तरफ ले गए। वहां जाकर मुझे पता चला कि साइबर एक खूंखार कुत्ता है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांतों को देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। बचपन में अनाथालय में मुझे कुत्तों ने काटा था, तभी से मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। लिन बेई, तुम तो कह रहे थे कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, अब डर क्यों रहे हो? मैं पैसे के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इतना घिनौना काम करने के लिए मुझे और पैसे चाहिए। जो तुम दे रही हो वो काफी नहीं है। मैं 10,000 और देती हूँ। इस आदमी को अंदर डाल दो। नौकरों ने पूरी ताकत लगाकर मुझे पिंजरे के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब अनाथालय की डायरेक्टर कपड़े बदलकर वहां पहुंची तो उसने देखा कि बॉडीगार्ड मुझे गोद में उठाए हुए था और लियू रुयान पागलों की तरह उनके पीछे भाग रही थी। मैं बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ भागा। मुझे यह भी होश नहीं रहा कि मैंने उसे टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया है। गु यानचेन की नजरें मुझ पर टिकी थी। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक मुलायम बिस्तर पर पाया। मेरी पिंडली पर लगी चोट की पट्टी बांधी जा चुकी थी। गु यानचेन मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मुझे जागते ही उसने तीखी आवाज में मुझसे सवाल किया, लिन बेई, तुम पास क्यों आए? उस साल तुमने बीमार रुयान को शादी के कमरे में अकेला छोड़ दिया था। क्या तुम्हें पता है वो मरने ही वाला था? जब मैं वहां पहुंचा तो उसके पूरे शरीर पर खून था और वो बेहोशी में भी बस तुम्हारा नाम पुकार रहा था। ये उसकी किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही मैं उसे अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने आकर बताया कि उसके लिए मैचिंग हार्ट मिल गया है। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहला काम तुम्हें ढूंढने का किया। उसने कहा कि वो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है ताकि तुम उसे नापसंद ना करो। वो तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके, और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया और बाहर अपनी दुनिया में मजे करते रहे। क्या तुम्हें पता है एयरपोर्ट पर रुयान की हालत क्या थी? वो कितना रोया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इन 3 सालों में मेरा दर्द रुयान से कम नहीं था। मुझे उस अंधेरी लेबोरेटरी में कैद रखा गया था जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। रोज मुझे अनगिनत दवाइयां खानी पड़ती थी और मुझ पर लगातार ड्रग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। मैंने 3 साल रुयान के साथ रहकर उसके दिल में अपनी जगह बनाई थी।
आखिरकार आज हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन तुम पैसे के लालच में अभी भी रुयान के पीछे पड़े हो। मुझे बस इतना कहना था कि मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं मरने वाला हूँ। इसलिए बस एक आखिरी बार रुयान को देखना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पाया। अपनी बात खत्म करते ही उसने